गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आज मैं आपको इस वीडियो के हेल्प से ये बताऊंगी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कितने सेक्टर्स मॉडल होते हैं, 2 सेक्टर्स मॉडल, 3 सेक्टर्स मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल्स। एंड हम वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। और कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं रेगुलर बेस पर। मैंने कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। लास्ट में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर, वो टोटल खर्चे जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं इकोनॉमी में एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल के अंदर अंदर, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर जो टोटल खर्चे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी फाइनेंस डिमांड के अकॉर्डिंग। अभी किस तरीके से होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इसके मेन कंपाउंड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट है इसका हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे हम आई से करते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे हम जी से करते हैं। और हमारा फोर्थ लास्ट है नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, कंजप्शन फंक्शन मतलब सी, मतलब जो हम कंजप्शन करते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी। जी मतलब गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट में से जितना इम्पोर्ट माइनस होता है हम उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये 3 फैक्टर्स में काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। पहली होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है जो सी प्लस आई, मतलब जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो हमारे कंज्यूम और हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो काम करती है उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। दूसरा मॉडल होता है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ आपको। 3 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद है 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का मतलब होता है जब हम 4 सेक्टर्स की बात करते हैं, मतलब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स माइनस एम क्या है? एक्स माइनस एम है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे आगे ये पढ़ेंगे कि 2 सेक्टर मॉडल क्या है, 3 सेक्टर मॉडल क्या है, 4 सेक्टर मॉडल क्या है। पर अभी आपके लिए फिलहाल ये ज़रूरी है कि 3 सेक्टर मॉडल में क्या काम करता है एग्रीगेट डिमांड, 2 सेक्टर मॉडल में क्या काम करता है और 4 सेक्टर मॉडल में क्या काम करता है। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। अब बात आती है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई को हम सिंपली नेशनल इनकम से बताते हैं, मतलब ए एस बराबर वाई बोलते हैं नेशनल इनकम को। अब ये होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये मनी की वो वैल्यू होती है जो हम गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, मतलब परचेज करने के लिए खर्च करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब एक ड्यूरिंग ऑफ ईयर में जब हम अपनी मनी की वैल्यू को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए काम करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको नेट वैल्यू एडिड। नेट वैल्यू एडिड मतलब हमारी जो नेशनल इनकम हमें जो मिलती है उसको हम एक तरीके से बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब ये क्या होती है आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स में काम करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया सी प्लस आई। सी प्लस मतलब सी मतलब कंजप्शन और एस मतलब सेविंग। जो हमारी कंजप्शन और हमारी सेविंग को मिला के बनती है वो हमारी होगी एएस। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि ये कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया कि एएस मीन्स नेशनल इनकम,
मान लो मेरी नेशनल इनकम 100 रुपये है, मीन्स मेरी जो इनकम है वो 100 रुपये है, तो मैं 100 के 100 रुपये तो सेव करके नहीं रख सकती ना, और ना मैं 100 के 100 रुपये कंजप्शन करके रख सकती हूँ, मतलब मैं उसे उपभोग करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सी मतलब 50 रुपये मेरा उपभोग के लिए, मेरी ज़रूरत के सामान के लिए, और 50 रुपये मेरी सेविंग्स कि आगे जाके कोई बीमारी कुछ भी मुझे नीड हो तो मैं उसके लिए सेव करके रखूँगी। तो 50 और 50 रुपये कितने हो गए मिला के, 100 रुपये हो गए, तो 100 रुपये मेरी क्या हो गई, एएस हो गई, मतलब मेरी नेशनल इनकम हो गई। तो हमारी कंजप्शन और हमारी सेविंग को मिला के हमारी एएस बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला में मैंने जैसे पहले बताया था कि ए एस बराबर वाई होता है। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर एफ और ब्रैकेट में वाई। अब इसका मतलब सी मतलब कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है वो समझाती हूँ पहले मैं, और फिर इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँगी। कंजप्शन फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप जो कंजप्शन और इनकम के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, कंजप्शन और इनकम के बीच में होता है। जैसे 100 रुपये मेरे पास आया, मैंने 50 रुपये का कंजप्शन कर लिया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो गया सी मतलब कंजप्शन, वाई मतलब इनकम, और एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो कंजप्शन फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ये सी बार प्लस एम पी सी मल्टीप्लाई वाई। ये दिख रहा है आपको। अब सी तो कंजप्शन हो गया, सी बार का मतलब हुआ है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब होता है वो कंजप्शन जो कि फिक्स्ड होती है, जो कि किसी के चेंज होने से, इनकम के भी चेंज होने से चेंज नहीं होती, जो कंजप्शन फिक्स होती है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास आपकी सैलरी कम हो गई, आपकी सैलरी 80 रुपये हो गई, पर जो चीज़ आप उपभोग करते हो, जो चीज़ आप खाते हो, आपके खाने की नीड, आपके पहनने की नीड, वो तो कम नहीं हो सकती ना, वो फिक्स है। ठीक है, चाहे आप कम खाओ, चाहे आप लिमिटेड यूज़ करो कंजप्शन, पर करोगे आप, जीरो नहीं हो सकती वो कभी। तो ऑटोनोमस मतलब जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जहाँ ही कभी माइनस में जा सकती है, हमेशा एक वैल्यू जो फिक्स रहती है। ठीक है, एमपीसी के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे क्या होती है। अभी आप इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। अब मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगी एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस क्या होता है। ठीक है, सी बार का मतलब होता है, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कि ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होती है, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ कंजप्शन होती है। ये इनकम जीरो हो जाए पर ये जीरो नहीं होती, इसका लेवल इनकम का कभी भी जीरो नहीं होता, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ये कंजप्शन फंक्शन में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सी बार तो आपको समझ में आ गया ना। अब मैं आपको ये बताती हूँ, एक दो तरीके की कंजप्शन होती है। एक तो मैंने बता दिया ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, दूसरी होती है इंडिकेट कंजप्शन। इंडिकेट कंजप्शन का मतलब होता है जो इनकम के चेंज होने से चेंज हो सकती है, उस कंजप्शन में वेरिएंस आ सकते हैं। अगर मेरी इनकम किसी महीने 200 रुपये हो गई तो मेरी कंजप्शन का जो लेवल है वो 100 रुपये पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं जो ज़रूरत की चीज़ होगी उसको तो लूँगी, बाकी मैं अपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और चीज़ भी ले लूँगी। तो जो बढ़ सकती है इनकम के चेंज होने से, जो चेंज हो सकती है, उस कंजप्शन को हम इंडिकेट कंजप्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है वो कंजप्शन, वो एक्सपेंडिचर जो कि इनकम ऑफ लेवल पे डिपेंड करते हैं। किस पे, इनकम ऑफ लेवल पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने बताया हमारी कंजप्शन हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। तो ये दो तरीके से काम करती है, एक करती है एपीसी और दूसरी करती है एमपीसी। एपीसी का मतलब हुआ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी का मतलब हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि होता क्या है। पर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। और बेल आइकन को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको रेगुलर बेसिस पे पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है चैनल के अंदर, और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो, किस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि एपीसी का मतलब क्या होता है। एपीसी का मतलब होता है वो रेशियो जहाँ पर टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम की बात करते हैं। किसकी, टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम की बात करते हैं। लाइक हमारे इनकम के चेंज होने से हमारी कंजप्शन में कितना फ़र्क पड़ा, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं एपीसी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है।
अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको ये भी बताऊंगी हाथों हाथ कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ज़्यादातर। पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि एपीसी के बारे में बताइए, तो आपको जब पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए क्या होता है एपीसी, एंड अपने नोट पैड में से नोट भी करते रहिए हाथों हाथ। एपीसी अगर मोर देन 1 है, ठीक है, एपीसी अगर मोर देन 1 है तो हम इसे क्या बोलते हैं, जब हमारी नेशनल इनकम हमारी कंजप्शन से ज़्यादा होती है उसी कंडीशन में हमारा एपीसी मोर देन 1 होता है। अगर एपीसी 1 है, एपीसी 1 का मतलब है हमारी कंजप्शन हमारी इनकम इक्वल टू है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। अगर हमारी एपीसी लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, हमारी कंजप्शन ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है, हमारी नेशनल इनकम हमारी कंजप्शन से कम है, तो हम वो लेस देन 1 में आएगी। अगर एपीसी फॉल हो रहा है तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। अब कौन सी बात है, हमारी कंजप्शन कम हो रही है, 100 रुपये मैं कमा रही हूँ, अगर मेरी कंजप्शन 40 ही हो रही है तो 60 रुपये तो मेरे सेव ही जाएंगे ना, तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी हमारी एपीसी के कम होने से। पर एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, चाहे नेशनल इनकम ज़ीरो हो जाए पर फिर भी ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, अब बात करते हैं, होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब होता है वो रेशियो जब कंजप्शन के चेंज होने पर और इनकम में चेंज होता है, मतलब चेंज का वो रेशियो जब इनकम के चेंज होने पर कंजप्शन चेंज होती है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। कितना चेंज आया हमारी इनकम पे जिसकी वजह से हमारे कंजप्शन में इतना डिफरेंस आया। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एमपीसी के। एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, कंज्यूम मतलब डेल्टा सी बराबर डेल्टा वाई का मतलब है कि एमपीसी 1 है। क्या है, एमपीसी 1 है। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ एमपीसी के क्या फंक्शन है। जैसे मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में वेरिएंस होता है। ठीक है, अगर हमारी एमपीसी मतलब चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम के बराबर है तो एमपीसी 1 होगी, एंड एडिशनल सेविंग क्या होगी हमारी, इसमें एमपीसी 0 भी हो सकती है। कैसे, अब मैं वो बताती हूँ आपको। जिसका स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है और शॉर्ट टर्म में क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी था, मैंने बताया था, क्योंकि ये चेंजिंग रेशियो को शो करता है। पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एपीसी की वैल्यू हमेशा एमपीसी की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन का मतलब है वो फंक्शनल रिलेशनशिप जो सेविंग और नेशनल इनकम को दिखाता है। किसको दिखाता है, सेविंग और नेशनल इनकम को दिखाता है। एस बराबर वाई एफ और ब्रैकेट में वाई, वाई को मैंने बता दिया नेशनल इनकम को शो करता है। अब जो इक्वेशन है सेविंग फंक्शन की वो ये रही, क्या दे रखी है, एस बराबर डेल्टा सी प्लस एम पी एस मल्टीप्लाई वाई। अब एस मतलब सेविंग हो गई, वाई मतलब नेशनल इनकम हो गई, एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप हो गई। अब ये दो तरीके से काम करता है फंक्शन, जो सेविंग फंक्शन है वो एक तो काम करता है एपीएस और दूसरा काम करता है एमपीएस। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि एपीएस क्या होता है और एमपीएस क्या होता है। ठीक है, एपीएस का मतलब होता है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो रेशियो दिखाता है से इनकम के लेवल में कितना चेंज आया जिसकी वजह से सेविंग में चेंज आया। हमारे इनकम में कितना चेंज आया जिसकी वजह से हमारे सेविंग में चेंज आया, उसका जो अनुपात, उसका जो रेशियो होता है वो कौन दिखाता है, वो दिखाता है एपीएस। ठीक है, अब जो एपीएस होता है वो कैसे होता है, एपीएस कैन बी 1 या मोर देन 1। एपीएस या तो 1 होगा या मोर देन 1 होगा। एपीएस कैन बी 0 मतलब जो हमारी कंजप्शन है, जैसे लिखा हुआ है हमारी कंजप्शन हमारी इनकम के बराबर है, पर ज़रूरी नहीं है किसी भी कारण कि हमारी सेविंग भी हो, तो सेविंग हमारी 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेवल इनकम लेवल विच लोअर देन, अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ कैसे। अब आपने देखा कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि लोगों को काम नहीं था, काम नहीं किया उन लोगों ने, पर कंजप्शन तो उनकी हुई ना, 2-3 महीने जितने भी दिन वो घर में बैठे, तो उनकी इनकम फ्रीश हो गई, वो काम पे नहीं जा रहे थे, उनकी इनकम नहीं आ रही थी पर उनकी कंजप्शन हो रही थी, तो वो बैंक से पैसे निकाल रहे थे, मतलब अपनी सेविंग यूज़ कर रहे थे, तो सेविंग तो नेगेटिव जा रही थी ना, पैसा लोगों के पास खत्म हो रहा था,
तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि हमारी कंजप्शन तो जीरो नहीं हो सकती, हमारी इनकम ज़्यादा हो या कम हो, पर हमारी सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है और अप भी जा सकती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी अगर एपीएस अराइज होगी, मतलब अगर हमारी एपीएस सेविंग बढ़ रही है, एपीएस अराइज हो रही है, तो हमारी ऑफकोर्स सी बात है, हमारी जो नेशनल इनकम है, जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। चौथे पॉइंट में ये बताया गया है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एमपीएस क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। जब हमारी चेंज ऑफ नेशनल इनकम, मतलब टोटल इनकम में चेंज होने से जो हमारे चेंज आता है सेविंग में, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, उसे हम बोलते हैं, उसके रेशियो को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब इसका जो वेरिएंस होता है वो भी 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट करने वाली बात है। क्या वो एमपीसी हो चाहे वो एमपीएस हो, इसका जो वेरिएंस होता है वो 0 से 1 के फॉर्म में होता है। अब जो एमपीएस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमपीएस जो होगा वो 1 होगा। 1 का मतलब क्या है कि एडिशनल इनकम की बात करी गई है, कहीं बोनस मिल गया, कोई एडिशनल चीज़ हमें मिल गई, तो हमारा क्या होगा, डेल्टा एस बराबर डेल्टा वाई, मतलब हमारी सेविंग हमारी इनकम के बराबर हो जाएगी और इसमें जो एमपीएस है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। पर अगर एमपीसी 0 हो रहा है तो जो हमारी एडिशनल इनकम है उसमें कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, सेविंग से ज़्यादा क्या हो जाएगी, कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी डेल्टा एस जो हमारी चेंज इन सेविंग है वो 0 हो जाएगी, इसकी वजह से हमारा जो एमपीएस है वो भी 0 हो जाएगा। हमारा इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, सेविंग कब पर डिपेंड करता है। एमपीएस का जो स्लोप होता है वो सेविंग कब पर डिपेंड करता है, और जो एमपीएस है वो कांस्टेंट रहता है। कब तक कांस्टेंट रहता है, एक शॉर्ट रन तक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एपीसी और एमपीएस में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको ये बताऊंगी कि एमपीएस और एमपीसी में क्या डिफरेंस होता है, और उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूले को हम निकालने की कोशिश करेंगे। और आगे वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ मैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है, काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए। पर जितना मैंने बताया आपको, आप उसके प्रिपेयर करिए नोट्स एंड उसे रिवाइज करिए एक बार अपनी बुक से। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ढेर सारा मुझे प्यार करिए लाइक्स के थ्रू। लाइक्स आपके जितने ज़्यादा होंगे मुझे लगेगा आप उतने अच्छे से समझ पा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।